नमस्कार साथियों। अ, सब लोगों की बढ़िया तैयारी चल रही होगी क्योंकि अब जून बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। 4 महीने बाद हमारे पेपर हैं और जल्दी कल नोटिफिकेशन भी इस पे आ रहा था कि 39 एसडीएम के पद हैं और अध्याचन भी इसका आने वाला है। तो सब लोगों की तैयारी बढ़िया ज़ोर-शोर से चल रही होगी और धीरे-धीरे आप समझिए कि आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो कमज़ोर हैं या कहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप पीछे छूट रहे हैं और या आप पकड़ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है? तो हम लोग थे पॉलिटी पर। ठीक है, पॉलिटी पे हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट वाले लेक्चर में। ठीक है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर। ठीक है, और उसके बाद हमने चर्चा की थी एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव पे हमने चर्चा करके समझा था कि कार्यपालिका क्या होती है, मंत्रिपरिषद क्या होते हैं। ठीक है, और साथ में इस बात को भी जाना था 74 75 आर्टिकल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हमको समझना है वो समझना है संघ की विधायिका। और हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, संघ की विधायिका। संघ की विधायिका से आप क्या समझते हैं कि जो हमारे लिए नियम कानून बनाती है वो कौन सी संस्था है? वो विधायिका है। ठीक है, विधायिका में कौन शामिल होता है? संसद। ठीक है, संसद के मुख्यतः दो भाग हैं, राज्यसभा लोकसभा। लेकिन एक्चुअली में संसद में तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति भी इसमें एक पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति इसलिए होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 111 आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत जब विधेयकों से संबंधित अपना अनुमोदन देता है तभी कोई भी नियम एक्ट बन पाता है या कोई भी बिल जो संसद में पास हुआ है वो एक्ट बन पाता है। इसलिए संसद का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति माना गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संसद क्या है? पार्लियामेंट क्या है? संसद संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। ठीक है, लेजिस्लेशन है। और इसमें समझ सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग 5 अध्याय 2। ठीक है, भाग 5 में और अध्याय 2 में यह दिया गया है अनुच्छेद 79 से 122। इसमें संसद की बात की गई है 79 से लेकर 122 तक। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति प्लस दो संसद, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो तीन अंग हो गए प्लस राष्ट्रपति। अगर सवाल पूछा जाता है कि संसद का अभिन्न अंग इनमें से कौन कौन है, तो राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति आप मिस कर सकते हैं। चलिए राज्यसभा पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज। राज्यसभा की पृष्ठभूमि जानेंगे, कैसे निर्माण आया राज्यसभा की, कैसे संकल्पना आई, इसकी संरचना क्या होती, स्थानों का आवंटन क्या होता है, इसकी योग्यताएं क्या होती, एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट जो संसद में चुनकर जाते हैं। ठीक है, अयोग्यता कैसे उनको हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्य से, और निर्वाचन पद्धति क्या होती है राज्यसभा के सदस्यों की, और उस निर्वाचन पद्धति में निर्वाचन मंडल कौन कौन होते हैं। ठीक, और सातवां पॉइंट कुछ अन्य बातें भी जानेंगे राज्यसभा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा पृष्ठभूमि। राज्यसभा की जो बात है वो कहाँ से राज्यसभा का हमारे बात होती है। तो आप जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे 1918। ठीक है, 1919 बिल पारित हुआ था। तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में तत्कालिक विधानमंडल के जो द्वितीय सदन है, काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया था। और जब 1919 में इसका गठन किया गया, इसी को 1935 भारत शासन अधिनियम में भी लागू कर, इसमें भी इसकी बात की गई। ठीक है, तो 1919 में पहली बार इसकी चर्चा हुई। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा थी मात्र एक ही, माना जाएगा उसको, एक ही सदन थी। संविधान सभा ही सारे नियम कानून बना रही थी। तो 1949, 1947, 48, 49 का समय याद करिए।
ठीक है। जब संविधान बन रहा था हमारा, तो उस समय केवल संविधान सभा थी, इसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया, तो संविधान में इस बात को 1935 की राज्यसभा की बात को भी रखा। मैंने आपको बताया था कि 1935 से बहुत सारी चीजें हूबहू उठा ली गई हैं अपने संविधान में। तो 1952, 3 अप्रैल 1952 स्वतंत्र भारत की पहली राज्यसभा का गठन हुआ। याद रखिएगा ये डेट, 3 अप्रैल 1952। अभी अप्रैल आने वाला है, तो राज्यसभा की वर्षगांठ बनाई जाएगी। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि पढ़ ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं कि वही चीज यहाँ पर दोबारा लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की संरचना को पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 80 पहले नोट करिए, 79 से लेकर 122 तक बात की गई है ना। तो अनुच्छेद 80 में क्या कहता है, राज्यसभा की संरचना के बारे में ये बताता है, राज्यसभा कैसे गठित होगी, क्या होगा। तो इसने बताया कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 होगी। 250 अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा की, जिसमें 238 सदस्य जो हैं वो चुने जाएंगे, और 12 जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे। महामहिम राष्ट्रपति उनको मनोनीत करेंगे। ये विभिन्न क्षेत्र से होंगे, विज्ञान, कला। अब ये ऐसा क्यों होता, मनोनीत क्यों रखे गए? क्योंकि जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उन लोगों का भी ज्ञान राज्यसभा को मिलता रहे, राज्यसभा में पार्टिसिपेट होता रहे ऐसे लोग। तो ये मनोनीत की प्रथा अपनाई गई थी, ताकि उनका जो दिशा निर्देशन है उसमें राज्यसभा में वो लोग अपना पार्टिसिपेट कर सके। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। 250 मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन 245 वर्तमान में है। इसमें 233 सदस्य भारत के राज्यों, भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे मिलकर, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, अब पांडिचेरी के साथ इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, एक सदस्य वहां से भी आते हैं। ठीक है, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है तीसरी, जो चौथी अनुसूची है, 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची के तहत जो है हमारे यहाँ आवंटन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यों के नाम। दूसरी में क्या दिया गया है, वेतन भत्ते। ठीक है, तीसरे में क्या दिया गया है, शपथ। और चौथे में दिया गया है राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा जो सीटें हैं प्रत्येक राज्यवार कितनी होगी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तुरंत मैं इसको मिटा देता हूँ। ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जो आवंटन है ना, ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है ना, तो इसी आधार पर देखो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार में 16 सीट है, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट है। ठीक, ये क्रम भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, पूछ लेता है। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और इसके बाद बिहार बराबर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक, ये क्रम याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा सदस्य की योग्यता। अगर आपको सदस्य बनना है राज्यसभा का, तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 84 इनकी बात करता है योग्यताओं की। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखिए 30 वर्ष इसमें है, और लोकसभा में 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा में 25 वर्ष, 25 ईयर्स। जब लोकसभा पढ़ेंगे अब इसके बाद तो वहां समझेंगे। राज्यसभा में चुने जाने के लिए उस राज्य का निवासी या मतदाता होना आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। 2003 से यह प्रावधान कर दिया गया है। भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता किसी भी राज्य से राज्यसभा का सांसद हो सकता है। जैसे
उत्तर प्रदेश का वो मान लीजिए चुनाव लिस्ट में उसका नाम है, मतदाता सूची में, ठीक है ना। और वो तमिलनाडु से राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है। तमिलनाडु में कितनी सीटें अभी मैंने बताई थी आपको, 18, ठीक है। इन 18 सीटों में लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है तमिलनाडु में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2003 से प्रावधान किया गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले वहीं के लोग वहीं से लड़ते थे जहां उनका नेटिव राज्य होता था। अयोग्यताओं की बातें थोड़ा सा देख लें, अयोग्यताएं क्या हैं। अब देखिए, अयोग्यता की बात अनुच्छेद 102 में कही गई है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सांसद होने के लिए अयोग्य होगा यदि, पहला, यदि वह लाभ का पद धारण करता हो। लाभ का पद तो किसी में भी धारण करेगा तो उसको हम अयोग्य मानेंगे, लेकिन मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होगा, पहले याद रखिएगा, मंत्री का पद जो है ना, लाभ का पद नहीं होता। सक्षम न्यायालय द्वारा वह विकृत चित्त न हो। अगर किसी न्यायालय ने कह दिया है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, तो अगर ये प्रूफ हो गया हो सक्षम न्यायालय द्वारा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वह दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, मतलब मैं भारत वो भारत का नागरिक ना हो। अगर वो भारत की नागरिकता छोड़ देता हो तो उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद 10वीं अनुसूची में मैंने बताया था दल बदल की बात की गई है, ठीक है, दल बदल कानून। तो दल बदल के अनुसार अगर वो अयोग्य हो गया हो तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई सांसद या विधेयक स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल छोड़ दे तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जिस दल से उसने सदस्य बना था, अगर वो दल ही छोड़ देगा तो सदस्यता गई उसकी। यदि राजनीतिक दल ने कहा कि फलक मतदान करना है और उसने उसके विरुद्ध सदन में मतदान किया तो सदस्यता जा सकती है। यदि कोई सांसद या विधायक को निर्देश दिया गया है कि इस दिन मतदान होना है, आपको सदन में आना होगा, लेकिन वो जो सदस्य वो आया नहीं, तो राजनीतिक दल उसे 15 दिन के अंदर अगर माफ नहीं करता है तो उसकी सदस्यता जाने के लिए कार्यवाही की जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, ठीक, अगर निर्दलीय वो जीता है तो उसको निर्दलीय ही रहना पड़ेगा। और यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद, 6 माह तक तो अगर वो चाहे तो किसी भी दल में शामिल हो सकता है, लेकिन 6 माह के बाद यदि वह किसी दल को चुनता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक, ये समझ गए आप बात। तो 6 माह वाली ये बात याद रखिएगा, निर्दलीय वाली बात याद रखिएगा, और 10वीं अनुसूची याद रखिएगा। बाकी ये कॉमन शब्द हैं, ये आप पकड़ जाएंगे अगर एक बार आप इसको रीड कर लेते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। और ये जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 102, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आरपी एक्ट है, ठीक है, जिसके तहत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है 1951, ठीक है। आरपी एक्ट 1951 है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने के बाद उपसभापति यदि अपने राजनीतिक दल को स्वेच्छा से छोड़ता है तो उस पर दल बदल लागू नहीं होगा। ये नोट है, क्योंकि 10वीं अनुसूची के तहत अगर उसने अपना दल छोड़ दिया है तो दल बदल कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ लागू नहीं होगा अगर वो उपसभापति चुन लिया जाता है राज्यसभा का। और दूसरा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अगर कोई सदस्य अयोग्य हुआ है तो वह लोकसभा अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति लेगा, जो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और विधानसभा के मामले में विधानसभा पति लेता है, ठीक। तो ये समझ लीजिए। अब आरपी एक्ट के तहत भी कुछ प्रावधान है जिसके तहत लोगों की सदस्यता जा सकती है। ये लोकसभा राज्यसभा सब में लागू होता है। अगर चुनावी भ्रष्टाचार कर रहा है, चुनाव में अपराध कर रहा है, चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देगा, क्योंकि चुनाव में ब्यौरा देना पड़ता है लिखित में, किसी अपराध में 2 साल से अधिक सजा हो गई हो, तो वो अगले, जब उसकी सजा कंप्लीट हो जाएगी तो सजा कंप्लीट होने के 6 साल तक, सजा जब कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को उसकी सजा कंप्लीट होगी, तो 1 अप्रैल 2028 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मतलब सजा कंप्लीट होने के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक।
और किसी सरकारी ठेके को धारण करने पर, मतलब किसी प्रकार का सरकारी लाभ अगर वो ले रहा है तो लाभ का पद मान लिया जाएगा। तो आरपी एक्ट में भी कोई भी सदस्य जो है वो अयोग्य हो सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चुनाव का तरीका और चुनाव मंडल। चुनाव का तरीका जो है ना वो अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ के लोग और कौन चुनते हैं? जो विधान, जहाँ जिन राज्यों से जो सदस्य आ रहे हैं, तो वहाँ के जो विधान सभा होती है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं और चुनाव करते हैं। इनका तरीका क्या होता है? जो आपका तरीका होता है राष्ट्रपति वाला, राष्ट्रपति के जिससे चुनाव होता है वही तरीका इनका भी होता है। एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के साथ एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, यही राष्ट्रपति के में भी होता है। ठीक है, और यही उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में भी होता है। तो कभी पूछ ले कारण कथन में कि इनका तरीका भी वही है जो राष्ट्रपति का तरीका है, तो ये सही हो जाएगा। चुनाव कब कब होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। चुनाव क्या होता है? एक तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भी इसका जो है ना कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य जो है ना वो सेवा से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य। ठीक है, तो फिर उनका चुनाव होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव किया जाता है। तरीका क्या होता है जो ऊपर मैंने बताया। वैसे जनरली देखा जाए तो राज्यसभा का सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सांसद जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर कोई सांसद खत्म हो गया या उसने पद त्याग कर दिया या पद के लिए अयोग्य हो गया, ठीक है, तो उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव उतने ही समय के लिए कोई व्यक्ति उस उपचुनाव में सदस्य रह सकता है जितने समय के लिए उस व्यक्ति का कार्यकाल रह गया था। जैसे मान लीजिए 3 साल उसने सदस्य रहा और 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो शेष 3 साल के लिए ही चुनाव होगा। ठीक, ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आगे बढ़े। कुछ मैंने बताया था कि अन्य बातें भी हम देखेंगे राज्यसभा से इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 312 ये देखिए, अखिल भारतीय सेवा, आप भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। और जो भारतीय सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं, इसके अधीन ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो वो सब 312 के तहत है। तो इसमें बोला गया अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई नई सेवा बनाई जाए अखिल भारतीय स्तर पर, तो राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव ला सकती है और ये राज्यसभा का इकलौता अधिकार है, इसमें लोकसभा कुछ नहीं कर सकता, है ना। जनरली लोकसभा सभी चीजों में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 312 के तहत ऐसा नहीं कर सकती। ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना वो केवल राज्यसभा ही अगर प्रस्ताव लाएगी तो होगा। अनुच्छेद 249, 249 में क्या बोला गया है? यदि राज्यसभा यह मान ले कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विषय बनाने, राज्य सूची पर कोई विधि बनानी है या कोई नियम कानून बनाना है, ठीक है, तो सूची गलत लिख गया, राज्य सूची पर कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो वह राज्यसभा जो उसके उपस्थित लोग हैं, मतलब उसकी सदस्य संख्या जितने लोग उपस्थित हैं तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे। ठीक है ना, तो पहले तो मान लीजिए 100 लोग अगर उपस्थित हो तो 50+1 और 2/3 लोगों ने बहुमत पारित कर दिया। तो 2/3 का मतलब कितना हो गया? करीब 100 गुणित 2/3, तो आपका करीब 68 आ जाएगा। 6 करके बट्टे में कुछ 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो करीब 67 लोगों ने अगर वोट कर दिया
कि हाँ राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन ये 1 साल की लिमिट के लिए होगा। 1 साल तक ही ऐसा होगा। अगर आपको उसको बढ़ाना है तो फिर संकल्प लाना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये राज्यसभा संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर अब जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं तेजी से। अ, इसमें देखो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैंने बताया आपको जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। गैर सदस्य क्यों होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का एक सदस्य जो है वो गैर सदस्य होता है। कैसे? क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो है ना चुनाव अलग होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है ना, ये अलग तरीके चुने जाते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो ऐसा राज्यसभा में होता है एक मेंबर जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। अब देखिए कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धुंधला हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा सा सही से इसको स्लाइड पे रखेंगे। इसमें देखिए इसमें बोला गया राज्यसभा का सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो देखिए सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गए, ये तो सदस्य नहीं होते, लेकिन उपसभापति ये सदस्य होते हैं। तो एक तो गलत हो जाएगा, तो ये वाला बात गलत हो गया और एक ये गलत हो गया क्योंकि सही पूछा है। अब इसने पूछा है सेकंड वाला बात। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों की मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है इसमें की गई, इसको जरा आप समझिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। ये बात तो सही है यहाँ तक। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ये भी सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के प्लस विधानसभा, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति में दोनों सदनों के ही सदस्य केवल शामिल होंगे, वो निर्वाचित भी होंगे प्लस मनोनीत भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। वही बात बार बार, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आगे देखते हैं राज्यसभा के विषय में कौन सही है, देखना है। यह भंग नहीं की जा सकती, तो ये बात तो सही है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे आपके, तो आप 50-50 में आ गए। 3 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 आप पता कर लीजिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत। ये तो कभी जब भंग ही नहीं होती तो कार्यकाल कैसे होगा? तो 2 गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो 30 वर्ष इसकी चीज है, 30 वर्ष दिया गया है लिमिट। ये अब आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाला ये शब्द है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। सही बात है। क्यों? क्योंकि इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी सही है ना, क्योंकि हर 2 वर्ष पर सदन के सदस्य 1/3 सदस्य ही केवल हटते हैं सदस्यता से, इसलिए तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, हमेशा राज्यसभा रहती है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या मैंने आपको बताया 250 है। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य टोटल होते हैं, जैसे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने? 245, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में, मैंने आपको बताया। 1952 में 3 अप्रैल 1952, अभी अप्रैल आने वाला है तो वर्षगांठ ही बनाई जाएगी राज्यसभा।
इसमें कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक एक करके पढ़ते हैं। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, जरूरी नहीं। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के जो जिसका सदस्य होता है वो उसी सदन में बैठेगा। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो वो अपनी सदन में बैठेंगे, तो ये भी नहीं होगा। मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो, तो इस वाले शब्द पर फोकस करिएगा, मंत्री को। अगला वाला पढ़ते हैं, राज्यसभा में सदन का नेता। तो सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है? जो वहां का तय किया जाए, जो पार्टी ने तय किया वो नेता हो जाएगा वहां का। ठीक है, लोकसभा के सदन का नेता तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, यहाँ पर जो पार्टी तय करेगी। एक मंत्री है, ठीक है ना, मंत्री राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, और वो लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद जो है ना, वो संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद भी अगर मंत्री हैं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा है राज्यसभा के बारे में। एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, सही बात है। आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये तो गलत हो गया ना। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। एक तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष में, ये भी गलत हो गया, ये भी सिंपल था, ए ऑप्शन। प्रति 2 वर्ष में जो इसके एक तिहाई सदस्य जो है वो उनका उनको अवकाश मिल जाता है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित किया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसको। और इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त ग्रहण करते हैं, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, दोनों बातें सही है ना, बी और सी। देखिए मैंने भी बी लगा दिया था जल्दबाजी में, यही ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, आजीवन सदस्य कोई नहीं होता इसका। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है है ना? कंफ्यूज हो गए ना? 6 वर्ष आप टिक लगा देते जल्दबाजी में, फिर देखते अरे राज्यसभा पूछा है, हम तो केवल सदस्य की बात करके आ गए। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, राज्यसभा कभी विघटित होती ही नहीं, तो कभी समाप्त होने का सवाल ही नहीं है। अब देखें आगे, ये क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अगर राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता तो इसको हम क्यों कहते कि हमेशा रहती है राज्यसभा? इसका मतलब इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक, तो हमने ओवरऑल राज्यसभा के बारे में समझा, राज्यसभा में इतना ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को देखा हमने। ठीक है, पार्लियामेंट समझी और संसद के जो राष्ट्रपति हैं, लोक राज्यसभा है और लोकसभा है, ये 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं संसद के। तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो लोकसभा पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद संसद की क्या कार्रवाइयाँ होती हैं उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज, मतलब जो हमारे पीसीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नमस्कार।